हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शनसी। आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे टॉपिक स्टैगफ्लेशन का। ये टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्रोसेस का पार्ट है। इसे लास्ट क्लासेस तक हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया हुआ है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखे ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शनसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। स्टार्ट करते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या है? ये एक ऐसी सिचुएशन है जो पोस्ट 1970 में पाई गई थी, यानी कि 1970 के बाद एक ऐसी सिचुएशन आई थी डेवलप्ड कंट्री के अंदर जिसे स्टैगफ्लेशन बोला जाता है। स्टैगफ्लेशन में क्या था कि एक ऐसी ये सिचुएशन थी जहाँ पे एक तरफ प्रोडक्शन कम हो रहा था, डिमांड कम हो रही थी, प्रोडक्शन कम हो रहा था और बेरोजगारी बढ़ रही थी, और वहीं दूसरी तरफ है जो प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे थे। यानी कि दिस कंट्रीज ऑन द वन हैंड विटनेस्ड फॉल इन प्रोडक्शन एंड राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे एक तरफ प्रोडक्शन कम हो रहा है, दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि जब प्रोडक्शन ही नहीं कर रही है, प्रोडक्शन करने के लिए लेबर की ज़रूरत नहीं है, तो लेबर की ज़रूरत नहीं तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। यानी कि एक तरफ प्रोडक्शन कम हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। किस कारण से हो रहा है ये? क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीगेटेड डिमांड है वो क्या हो गई है? कम हो गई है। एग्रीगेट डिमांड कम होने के कारण प्रोडक्शन कम हो गया है, प्रोडक्शन कम होने के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ है जो प्राइजेस हैं वो बिल्कुल शार्पली बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। ये एक ऐसी बिल्कुल अजीब सिचुएशन थी जो इससे पहले ये कभी नहीं आई थी। 1970 से पहले ये नहीं थी सिचुएशन, पोस्ट 1970 पाई गई थी। स्टैगफ्लेशन कैरेक्टराइज ए सिचुएशन, कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन होती है इन विच ऑन द वन हैंड प्राइस राइज, कहते एक तरफ तो प्राइसेस बढ़ रहे थे बट ऑन द अदर देयर इज़ नो इंक्रीज इन प्रोडक्शन, कहते दूसरी तरफ ना ही तो प्रोडक्शन बढ़ रहा था और ना ही रोजगार बढ़ रहा था। तो यहाँ पे जो सैम्बल्स हैं डेफिनेशन देते हैं, कहते हैं स्टैगफ्लेशन इन्वॉल्व इन्फ्लेशनरी राइज इन प्राइस। कहते हैं स्टैगफ्लेशन के मतलब है कि जो प्राइजेस हैं गुड्स के वो बढ़ते जा रहे हैं एंड वेजेस एट द सेम टाइम, कहता प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं और वेजेस भी बढ़ रही हैं एक ही टाइम के अंदर। दैट पीपल आर अनएबल टू फाइंड जॉब्स, लोगों के पास काम नहीं है, वो काम को ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रही है। एंड फर्म्स आर अनएबल टू फाइंड कस्टमर, और फर्मों को अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए कस्टमर नहीं मिल रहे हैं। फॉर वट देयर प्लांट्स कैन प्रोड्यूस स्टैगफ्लेशन इज क्वाइट डिटरमिनेंटल। तो यहाँ पे स्टैगफ्लेशन एक बिल्कुल ही हार्मफुल सिचुएशन थी इकोनॉमी के लिए, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर पड़ा था। यानी कि इन शॉर्ट अगर आपको बताएं, डिमांड कम हो रही थी, डिमांड कम होने से प्रोडक्शन कम हो रहा था, प्रोडक्शन कम होने के साथ साथ बेरोजगारी बढ़ रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ है जो प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे थे। तो ये सिचुएशन स्टैगफ्लेशन की थी जो पोस्ट 1970 में पाई गई थी। डेफिनेशन कहती है डॉर्नबर्स्ट एंड फिशर के हिसाब से, कहते हैं स्टैगफ्लेशन ऑकर, कहते हैं स्टैगफ्लेशन तब आता है जब इन्फ्लेशन राइज वाइल आउटपुट इज आइदर फॉलिंग और एटलीस्ट नॉट राइजिंग। कहते हैं प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं, महंगाई तो आ रही है, लेकिन आउटपुट बढ़ नहीं रही है। आउटपुट जो प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं कॉजेज क्या हैं स्टैगफ्लेशन की, यानी कि किन कारण से स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन है जो अराइज होती है। कहते हैं मेन कारण जो रहता है स्टैगफ्लेशन का वो होता है एग्रीगेट सप्लाई का कम होना। अब यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई कम होती है जिस कारण से लेवल ऑफ आउटपुट कम हो जाता है। जब आउटपुट ही नहीं किया जा रहा, प्रोडक्शन ही नहीं किया जा रहा, तो फिर एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि लोगों को रोज़गार तब मिलेगा जब प्रोडक्शन किया जाएगा। जब प्रोडक्शन ही नहीं किया जा रहा तो रोज़गार कहाँ से मिलेगा? अब जो प्राइजेस होते हैं गुड्स के वो बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो सप्लाई ऑफ गुड्स है, एग्रीगेट सप्लाई कम होने के कुछ फैक्टर्स रहते हैं, कुछ कारण रहते हैं। जैसे कि सबसे पहला कारण रहता है रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ लेबर, यानी कि लेबर की सप्लाई क्या हो गई? कम हो गई है। अब यहाँ पे लेबर की सप्लाई कम क्यों हो गई है? क्योंकि लेबर ने क्या किया? हाई वेज की डिमांड कर दी कि हमें मजदूरी ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे हाई वेज रेट की डिमांड की, यहाँ पे जो प्रेशर था ट्रेड यूनियन का वो बढ़ गया। राइज इन लीगल मिनिमम वेज, जो मिनिमम वेज रेट डिटरमाइन की जाती है गवर्नमेंट द्वारा, उसमें लीगल मिनिमम वेज रेट में इंक्रीज़ कर दिया। सोशल सिक्योरिटी मेजर्स का कारण रहा, हाई टैक्स रेट के कारण। ये सारे रीज़न बन जाते हैं कि जो एक एडवर्स अफेक्ट डालते हैं वर्कर के वर्क एफर्ट के ऊपर। तो जब सप्लाई ऑफ लेबर रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, सप्लाई नहीं प्रॉपर तरीके से हो पाएगी लेबर की, तो फिर काम कैसे हो पाएगा, प्रोडक्शन कैसे हो पाएगा, जिस कारण से जो सप्लाई ऑफ गुड्स है वो कम हो जाती है।
नेक्स्ट रीज़न रहता है इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो लगता है वो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगता है कि जैसे इनडायरेक्ट टैक्स की रेट हाई हो जाती है तो वो महंगी हो जाती हैं, प्राइसेज उनके बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब गुड्स महंगी होनी शुरू हो जाती है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो देखने को मिलता है सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर। कहता है हायर कमोडिटी टैक्सेस इंक्रीज कॉस्ट एंड प्राइसेस। कहता है जब हाई कमोडिटी टैक्स लगता है जिस कारण से जो कॉस्ट होती है और जो प्राइस होते हैं वो बढ़ जाते हैं गुड्स के, एंड कोज ए डिक्लाइन इन द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये कारण बनते हैं लेवल ऑफ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में कमी होने के। नेक्स्ट कारण रहता है सप्लाई ऑफ गुड्स के कम रहने का, ग्लोबल इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एसेंशियल रॉ मटेरियल। कि जो एसेंशियल रॉ मटेरियल यानी कि जिस कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है काम करने के लिए, उस कच्चे माल के जो प्राइस है, रेट है, वो हाई हो चुके हैं, महंगा हो चुका है कच्चा माल। तो जब कच्चा माल ही महंगा मिलेगा तो फिर यहाँ पे जो प्रोडक्शन करना भी महंगा हो जाएगा, जिस कारण से जो प्रोडक्शन का जो आउटपुट का लेवल है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। कहते हैं राइज इन द प्राइस ऑफ इसेंशियल रॉ मटेरियल। कहते हैं कि जो ज़रूरी हमारे कच्चा माल चाहिए होता है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कच्चा तेल हो गया, एट द इंटरनेशनल लेवल इंक्रीज़ द कॉस्ट। कहते हैं कि जो इनके कॉस्ट होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, जो प्राइसेस होते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट के वो बढ़ जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। क्योंकि जब कॉस्ट ही महंगी हो जाएगी तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके सेल प्राइस आता है, तो फिर सेल प्राइस ने तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाना है, जिस कारण से जो आउटपुट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो रॉ मटेरियल खरीद के लेके आते हैं, रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाती है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम लेके उसमें ऐड कर देते हैं कुछ परसेंटेज प्रॉफिट की, जैसा कि हम अकाउंटेंसी में पढ़ते भी हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके सेल प्राइस आता है। तो जब कॉस्ट महंगी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो गुड्स के प्राइसेस होंगे, सेलिंग प्राइस भी महंगे हो जाएंगे, जिस कारण से लेवल ऑफ आउटपुट है जो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट रीज़न हमारे पास रहता है इंक्रीज़ इन मनी वेज। कि मनी वेज है जो वो इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ा दी जाती है, जिस कारण से जो लेवल ऑफ आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। कहते ड्यू टू एन इंक्रीज इन मनी वेज देयर इज़ अ राइज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कहते जब मनी वेज बढ़ जाती है, मनी वेज जो होती है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा आती है। क्योंकि जब प्रोडक्शन किया जाता है, प्रोडक्शन को करने के लिए फैक्टर्स चाहिए होते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर। तो यहाँ पे एक इसमें लेबर इस्तेमाल किया गया है फैक्टर, तो उस फैक्टर की कॉस्ट क्या आते हैं वेज। क्योंकि लेबर को क्या देनी पड़ती है, वेज देनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर वेज बढ़ जाएगी, वेज बढ़ने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, बट मनी वेज डू नॉट राइज। कहते लेकिन जो मनी वेज होती है वो बढ़ती नहीं है, क्योंकि राइज इन द प्राइजेस बट बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस टू राइज। यानी कि यहाँ पे जो मनी वेज के बढ़ने का कारण ये नहीं है कि प्राइस बढ़ गया है, बल्कि एक्सपेक्टेशन रीज़न रहता है प्राइस के राइज होने का। यानी कि जब वेरिएशन आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं एक्सपेक्टेशन के अंदर कि प्राइस बढ़ेंगे, उस कारण से जो मनी वेज है जो बढ़ जाती है। द लेबर फोर्स देयरफॉर मेक्स एन अटेम्प्ट टू रिस्टोर द सेम लेवल ऑफ रियल वेज विच प्रिवेल्ड प्रायर टू द इन्फ्लेशन एक्सपेंशन इन डिमांड। कहते यहाँ पे जो लेबर फोर्स होती है वो चाहती है कि जो सेम लेवल ऑफ रियल वेज रहे उनका जो इन्फ्लेशन से पहले था, इस कारण से वो मनी वेज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिस कारण से जो सप्लाई होती है आउटपुट की वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। अब यहाँ पे तो कारण थे स्टैगफ्लेशन के, कि स्टैगफ्लेशन किन कारणों से अराइज हुआ है। नेक्स्ट आता है कि मेजर्स क्या रहेंगे स्टैगफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ मेजर्स हैं, जैसे सबसे पहला मेजर है एंटी इन्फ्लेशनरी इनकम पॉलिसी। मतलब कि यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी इनकम पॉलिसी बनाई जाती है जिससे इन्फ्लेशन है जो ना आए, महंगाई है जो ना आए। कहते हैं कि इनकम पॉलिसी कैन बी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट। इनकम पॉलिसी जो गवर्नमेंट द्वारा अडॉप्ट की जाती है टू चेक यानी कि ख़त्म करने के लिए या फिर स्लो डाउन करने के लिए जो जनरल प्राइस लेवल है और मनी इनकम का वो बढ़ गया है। यानी कि इस तरीके की इनकम पॉलिसी गवर्नमेंट द्वारा अडॉप्ट की जाती है जिससे जनरल प्राइस लेवल को कंट्रोल किया जाए। इट इज़ नॉट एम्ड एंड अफेक्टिंग द प्राइस और एंड इनकम ऑफ स्पेसिफिक कम्युनिटी एंड ग्रुप ऑफ पीपल। कहते हैं इसका मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ अफेक्ट करना प्राइस और इनकम सिर्फ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की या फिर ग्रुप ऑफ पीपल की, यानी कि स्पेसिफिक कम्युनिटी या ग्रुप ऑफ पीपल की
इनकम और प्राइस को अफेक्ट करना मकसद नहीं होता। इफ़ द इनकम पॉलिसी सक्सीड इन द कंट्रोलिंग प्राइस एंड वेज, नॉट ओनली वुड द करंट राइज इन प्राइस बी चेक्ड बट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन वुड ऑल्सो रिड्यूस। यहाँ पे इस तरीके की इनकम पॉलिसी बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे ना सिर्फ करंट प्राइस जो कंट्रोल किया जाए, बल्कि इन फ्यूचर के अंदर भी है जो इन्फ्लेशन ना आए, प्राइस ना बढ़े, इस तरीके की इनकम पॉलिसी जो गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट की जाती है। सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटी इन्फ्लेशनरी इनकम पॉलिसी शुड बी टू कपल द इंक्रीज ऑफ मनी वेज विद द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड बोथ शुड बी प्रॉपरली अलाइंड। यानी कि यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्ट होता है एंटी इन्फ्लेशनरी इनकम पॉलिसी का, वो ये होता है कि अगर वेज बढ़ाई जा रही है, मनी वेज बढ़ रही है, तो उसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी बढ़नी चाहिए। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि अगर मैंने 500 रुपये लेकर के काम किया तो मैं उसके बराबर 500 के हिसाब से अपनी प्रोडक्टिविटी भी दूँ, काम करूँ 500 के हिसाब से। अगर मैंने 1000 रुपये चार्ज किए हैं तो मैं 1000 रुपये के हिसाब से प्रोडक्टिविटी दूँ। यानी कि जो मनी वेज है उसके हिसाब से प्रोडक्टिविटी मुझे लेनी पड़ेगी, जिस कारण से जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है जो ना अराइज हो। तो यहाँ पे कहते हैं कि इंक्रीज इन मनी वेज, कहते हैं कि अगर मनी वेज बढ़ रही है, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, कहते हैं प्रोडक्टिविटी भी बढ़नी चाहिए। अगर मैंने पैसे ज़्यादा लिए हैं तो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा दूँ, यानी कि आउटपुट है जो ज़्यादा प्रोडक्शन करके दूँ। ये दोनों ही हैं जो प्रॉपरली अलाइन होने चाहिए, दोनों एक साथ है जो बढ़ने चाहिए। नेक्स्ट होता है एडजस्टमेंट ऑफ प्राइस ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज। जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती हैं उनके प्राइस के जो एडजस्टमेंट की जाती है, कि द प्राइस ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्री विल ऑल्सो हैव टू बी इंक्रीज और डिक्रीज और स्टेबलाइज अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ग्रोथ के हिसाब से जो अलग अलग इंडस्ट्रीज होती हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, वो इंक्रीज डिक्रीज या फिर स्टेबलाइज करती हैं जो प्राइजेज होते हैं। यानी कि जो प्राइजेस होंगे वो गुड्स के कैसे डिटरमाइन किए जाएंगे, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ के हिसाब से किए जाएंगे। अगर इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी ग्रोथ ज़्यादा है नेशनल वेज रेट से, तो यहाँ पे प्राइस को कम करना पड़ेगा। अगर दूसरी तरफ प्रोडक्टिविटी ग्रोथ कम है नेशनल एवरेज वेज रेट से, तो उसका प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट इक्वल है नेशनल एवरेज वेज रेट के, यहाँ पे प्राइस को स्टेबलाइज रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से अलग अलग है जो प्राइजेस पॉलिसी जो अडॉप्ट की जाती हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। नेक्स्ट आता है रिडक्शन इन द मार्जिनल टैक्स रेट, कि जो मार्जिन टैक्स रेट है उसमें रिडक्शन किया जाए, कम किया जाए। यहाँ पे सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट कहते हैं, यानी कि सप्लाई की साइड से हमने ये पॉइंट ऑफ व्यू समझना इकोनॉमिस्ट का। कहते हैं अगर हायर मार्जिनल टैक्स रेट कर दी जाती है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि कम हो जाती है जो सप्लाई ऑफ लेबर होती है, और जो सेविंग होती है, जो इन्वेस्टमेंट होती है, कम हो जाती है। क्योंकि जब मार्जिनल टैक्स रेट बढ़ जाती है तो उससे सेविंग के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर सेविंग कम है तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे स्टैगफ्लेशन को ख़त्म करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा मार्जिन टैक्स रेट को। नेक्स्ट आते हैं मैन पावर पॉलिसीज़। मैन पावर पॉलिसीज़ में क्या होता है कि यहाँ पे एक जनरल एग्रीमेंट होता है इकोनॉमिस्ट के बारे में, कि जो इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं कि जनरल एग्रीमेंट करते हैं कि जो प्रॉपर मैन पावर पॉलिसी जो प्रोवाइड की जाए ताकि एक रियल सोल्यूशन मिल पाए इन्फ्लेशन का और बेरोजगारी का, जिससे लॉन्ग रन बेसिस के ऊपर है जो इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो यहाँ पे मैन पावर पॉलिसी है जो बनाई जाती है। जैसे सबसे पहले आती है रिडक्शन इन द फ्रिक्शन इन द लेबर मार्केट बाय मिनिमाइजिंग द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड वैकेंसीज। कहते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए सबसे कम कॉस्ट और सबसे कम टाइम में जो लगना चाहिए, इस तरीके से जो कोशिश करनी चाहिए कि इंफॉर्मेशन है जो गेट की जाए। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ दोज बैरियर, कहते हैं उन कमियों को दूर कर दो जो लिमिट करते, रोक लगाते एंट्री के ऊपर प्रोफेशनल और आर्टिफिशियली मेंटेन वेज एट हाई रेट के ऊपर। यानी कि रिस्ट्रिक्शंस का जो हटा दिया जाए, प्रॉपर मैन पावर ट्रेनिंग देनी चाहिए, यानी कि जो इंसान है लोग उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करने चाहिए जिससे उनकी मोबिलिटी ऑफ लेबर है जो पॉसिबल हो पाए। क्योंकि जब लोग काम करेंगे, ट्रेनिंग के ऊपर काम करेंगे तो उससे वो बेटर तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको काम के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो जाती है ट्रेनिंग के दौरान, जिससे वो बेटर जो रिजल्ट्स है जो मिलेगा, आउटपुट जो सप्लाई होती है यानी कि जो आउटपुट होता है वो इंक्रीमेंट होने के चांसेस होते हैं जब एक वेल ट्रेंड पर्सन काम करता है। तो नेक्स्ट आता है कि प्रॉपर प्रोग्राम है जो इम्प्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्किल एंड कॉम्पिटेंसी
टू ऑफ द वर्कर शुड बी अंडरटेकन टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द पैटर्न ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर, यानी कि सप्लाई ऑफ लेबर के पैटर्न में चेंज करने के लिए एक अच्छे प्रोग्राम्स लॉन्च करने चाहिए जिससे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, अपग्रेड हो सकते हैं जो स्किल होती है लेबर की, क्योंकि जब बढ़िया स्किल के लोग काम करेंगे तो उससे जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बढ़िया है जो मिल पाएगी। मेजर शुड बी अंडरटेकन टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे इस तरीके के मेजर करने चाहिए जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़े, सो दैट द कॉम्पोजिशन ऑफ लेबर डिमांड इज फेवरेबल इन्फ्लुएंस, जिससे लेबर डिमांड है जो एक फेवरेबली इन्फ्लुएंस हो पाए, यानी कि फेवरेबल इंपैक्ट है जो पड़े लेबर डिमांड का। इस तरीके से हमारे पास ये स्टैग्फ्लेशन का टॉपिक बनता था बच्चों। आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे फ्लिप्स कवर के बारे में। ऐसी रेगुलर क्लास देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।